हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2022 वाला, जो हमारा हुआ था 29 दिसंबर को। ठीक है, तो इसका सीटीपी करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। किस स्तर पर बच्चे नियमों के साथ खेलों में भाग लेने में सक्षम होते हैं? मतलब नियम के साथ साथ खेल भी खेल सकते हैं। उनकी एथलेटिक क्षमताओं का विकास होता है और तार्किक विचार प्रक्रिया भी बढ़ जाती है। ठीक है, एथलीट मतलब खेलों में उनका जो खेल की क्षमता है उनमें भी विकास होता है और तार्किक शक्ति है, मतलब सोचने की, तर्क करने की, वो भी बढ़ जाती है। हालांकि ये ठोस अनुभव तक ही सीमित रहता है। ये सिर्फ ठोस अनुभव, मतलब वो अनुभव जिनको हम देख सकते हैं, सिर्फ उन तक ही इनका रहता है, मतलब काल्पनिक सोच नहीं बढ़ पाती है। तो इसमें ऑप्शन है कौन सी उम्र में? बचपन में, मध्य बचपन में, किशोरावस्था में, शिष्यावस्था में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला करेक्ट, मध्य बचपन में। जब बच्चे मध्य बचपन में होते हैं तब उनमें तार्किक शक्ति बढ़ जाती है, तार्किक विचार करने की शक्ति बढ़ जाती है और एथलेटिक क्षमता भी बढ़ जाती है, लेकिन वो ठोस में, मूर्त में। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब आते क्वेश्चन नंबर 2 पे। अभिकथन है और तर्क है। कुछ संस्कृतियों में पहले मासिक धर्म का आना उत्साह के साथ मनाया जाता है, जबकि अन्य संस्कृतियों में इसे गुप्त रखा जाता है। जो लड़कियों में जो मासिक धर्म का जो जैसे स्टार्ट होता है आना, तो उसको कुछ लोग तो ऐसे करते हैं, उत्साह की तरह मनाते हैं कि हाँ भाई ये अच्छी बात है। कुछ लोग उसको गुप्त रखते हैं, उसको बताना नहीं चाहते, उसको गुप्त रखते हैं। ठीक है, अब तर्क है इसका कि बच्चे के लिए बचपन के अनुभव उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के आधार पर अलग तरह के होते हैं। ये बिल्कुल बात सही है कि कोई बच्चे का अनुभव है वो उसके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ के हिसाब से रहेगा, किसी के समाज के हिसाब से, कि कहीं तो उसी चीज़ को लेकर उत्सव मनाया जा रहा है और कहीं पे उस चीज़ को बिल्कुल चुपचाप रखा जा रहा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है। तर्क भी ठीक है और अभिकथन भी ठीक है और ये एक दूसरे के लिए भी बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब आते क्वेश्चन नंबर 3। विकास। विकास क्या है? अव्यवस्थित है, या फिर पूरी तरीके से अप्रत्यशील है, या आयामी है, या गतिशील है? तो विकास क्या है? गतिशील है, चलता रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब आते क्वेश्चन नंबर 4। विकास के शीर्षगामी सिद्धांत में कहा जाता है कि विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है। शीर्षगामी सिद्धांत, जो विकास का शीर्षगामी सिद्धांत है उसके हिसाब से विकास कैसे चलेगा, तो शीर्ष से हम समझेंगे कि सिर से पैर, पैर से सिर, केंद्र से छोर, या बाहर से केंद्र। तो सिर शीर्षगामी मतलब सिर से लेके पैर तक, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, अभिकथन और तर्क वाला। किशोरों पर फिल्मों और विज्ञापनों का एक बड़ा प्रभाव पड़ता है, वो उनके व्यवहार व मूल्य भी उससे प्रभावित होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। किशोरों को फिल्म जैसे मूवी में दिखाई जा रही है, जैसी फैशन मूवी में चल रही है, उनको लगता है कि वैसे ही वो अपने जीवन में चलाएं, जैसी बातें मूवी में से सीखते हैं वैसा वैसा वो अपने व्यवहार में लाते हैं। दूसरा है मीडिया किशोरों के सामाजिकरण की एक शक्तिशाली द्वितीयक संस्था है। बिल्कुल सही बात है कि मीडिया जो है किशोरों की सामाजिकरण की जो एक शक्तिशाली वो द्वितीयक संस्था है। पहली क्या है? स्कूल है, परिवार है, आस पड़ोस है, और दूसरी क्या है? मीडिया है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है और दोनों एक दूसरे के लिए भी सही है। इसमें दोनों चीज़ें देखी जाती है, दोनों सही है, एक दूसरे के लिए भी सही है कि नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। रमेश को अपने मित्र का पेन बहुत आकर्षित लगता है। ठीक है, वो उसे चुराने का विचार करता है, परंतु वह उसे नहीं चुराता, क्योंकि यदि उसके अभिभावकों को पता चलेगा तो वे उसे बुरा लड़का या बुरा बालक कहेंगे। कोलबर्ग के अनुसार रमेश नैतिक विकास की किस चरण में है? मतलब वो उसको चाहता है कि मैं इसको चुरा लूँ क्योंकि वो उसे अच्छा लगता है, लेकिन वो इसीलिए नहीं चुरा रहा कि उसके माँ बाप उसको ये बोलेंगे कि वो कितना गंदा बच्चा है कि चोरी करता है। मतलब वो इसलिए नहीं चुरा रहा है कि उसको कोई अच्छा बुरा ना कहे। तो कोहलबर्ग के अनुसार इस नैतिक चरण को हम क्या बोलेंगे? यांत्रिक सापेक्षा, सजाओ आज्ञाकारिता, या सामाजिक अनुबंधन, या फिर अच्छा लड़का लड़की अभिविन्यास। तो अच्छा लड़का लड़की, उसको टेंशन किस बात की है कि मुझे कोई बुरा ना बोले, मुझे अच्छा बोले। सब लोग अगर मैं ये काम कर लूँगा तो मुझे बुरा बोलेंगे, इसीलिए। तो ये हमारा किस चरण में हो जाएगा? अच्छा लड़का लड़की अभिविन्यास में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, वो भी अभिकथन तर्क का है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना उनका यह विश्वास है कि सभी बच्चे 4 चरणों के क्रम में ही एक ही तरीके से प्रगति करते हैं। मतलब जो जीन पियाजे उन्होंने 4 स्टेज दिए हैं, तो उनका एक ये आलोचनात्मक है, विश्वास है कि जो बच्चे हैं वो बस यही 4 चरणों, जो 4 चरण दे रखे हैं उसी क्रम में एक ही तरीके से प्रगति करेंगे, उनका ये कहना है। तो ये उनका आलोचना है। तर्क क्या है कि सामाजिक सांस्कृतिक कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तर्क ये है कि क्योंकि
सिर्फ स्टेज ही नहीं है, सामाजिक सांस्कृतिक कारक भी उसी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं विकास में, जो कि हमें वाइश्री ने बताया है कि वाइस्की समाज पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और जीन पियाजे बच्चों की एज और चरण पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, तो ये इनकी आलोचना है, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। किस चरण में बच्चों की तर्कशीलता समस्या को एक ही पहलू से प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली अनुभूति पर सीमित होता है? एक ही पहलू से, और वो भी सामने दिखाई जा रही हो कोई भी चीज़, उसके हिसाब से कोई तर्क लगा रहा हो, तो उसको क्या बोलेंगे? औपचारिक, पूर्व, मूर्त, अमूर्त, या फिर हाँ मूर्त, अमूर्त। तो कहाँ तक? जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रही हो तर्कशीलता, तो हो जाएगी पूर्व संक्रियात्मक तक। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कौन लेव वाइस्की के सिद्धांत से उत्पन्न होने वाला एक कक्षा निहितार्थ है? आपको बताना है वाइस्की के हिसाब से। शिक्षकों को चाहिए कि बच्चों के समर्थन के लिए दिए जाने वाली मदद के स्तर और मात्रा में बदलाव करें। बिल्कुल सही बात है। शिक्षकों को उद्दीपन और प्रतिक्रिया के अनुकूलन को सक्षम करना चाहिए। अच्छा, आगे और देख लेते हैं, 2 ऑप्शन क्या है। शिक्षकों को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के सुदृढ़ीकरण को बढ़ावा देना चाहिए। शिक्षकों को स्मृति रणनीतियों पे, देखो स्मृति रणनीतियों पे तो नहीं हमें रटना ही है, और सकारात्मक देना है, नकारात्मक पर ध्यान नहीं देना। तो इसके हिसाब से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। शिक्षकों को चाहिए कि बच्चों के समर्थन के लिए दी जाने वाली मदद के स्तर और मात्रा में बदलाव। मतलब ये देख लें कि ये बच्चा क्लास में मान के चलो फर्स्ट आता है, तो उसको कितनी मदद चाहिए, और ये बच्चा एवरेज है, उसको कितनी मदद चाहिए उस हिसाब से। या कोई बच्चा फेल हो रहा है, तो उसको कितनी मदद चाहिए उस स्तर के हिसाब से समर्थन करना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। बच्चों में नैतिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? बच्चों में जो नैतिक विकास का सिद्धांत है वो किसने तो जो बच्चों के नैतिक विकास का सिद्धांत है वो किसने दिया है? स्किनर ने, कोलबर्ग ने, वाइगोस्की ने, या बेंडूरा ने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कि नैतिक सिद्धांत दिए कोलबर्ग ने। ठीक है, वाइगोस्की सोशल वाले हैं, जो सामाजिक की बात करते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। वाइगोस्की के अनुसार निम्न में से क्या बच्चों को समीपस्थ विकास के क्षेत्र की दूरी तय करने में मदद करता है? समीपस्थ विकास हमने पढ़ा था वाइगोस्की में, तो क्या मदद करेगा? पाठ, अनुकूलन, पूर्वाभ्यास, निष्क्रिय अनुसरण। तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट ए, पाठ। ये तो सबको ही रटा होना चाहिए कि वाइगोस्की मतलब पाठ और सोशल, सामाजिक, 2 चीज़ें बिल्कुल ध्यान में रखनी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। हावर्ड गार्डनर बुद्धिमत्ता के स्तर लक्षण होने की पारस्परिक सोच की आलोचना करते हैं। निम्न में से कौन सी बुद्धि को उनके 8 प्रकार की बुद्धिमत्ता में शामिल नहीं किया है? जो उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि दी है उसमें से किसको शामिल नहीं किया है? प्राकृतिक को, सृजनात्मक को, भाषी को, संगीतमय को। तो देखो प्राकृतिक को शामिल किया है, भाषी को भी किया है, संगीतमय को किया, लेकिन बी सृजनात्मक को नहीं किया। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ाएगा, उनके विवेक को बढ़ाएगा? कि इसको जोड़ना है, या दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था, या महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था, हम पूर्वाग्रह व रूढ़िवादी सोच को कैसे चुनौती दे सकते हैं? तो देखो इनमें तो एक करेक्ट आंसर है कि इसको ऐड कर देंगे, इसको बता देंगे, इसको भी बता देंगे, रटने वाला है। लेकिन दिमाग हमें किस में लगाना है, अपना विवेक हमें किस में लगाना है कि हम पूर्वाग्रह व रूढ़िवादियों की सोच को कैसे चुनौती दे सकते हैं, कैसे किस तरीके से उनको बता सकते हैं। ठीक है, कैसे हम मतलब सजेशन निकाल सकते हैं, कैसे उनकी सोच को बदल सकते हैं। तो इसके लिए उन्हें क्या है, अपने विवेक मतलब अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बात है क्वेश्चन नंबर 14 पे। अपनी सोच के बारे में सोच क्या कहलाती है? मतलब अपनी सोच के बारे में जो सोच होती है उसे हम क्या कहते हैं? पूर्वाभ्यास नहीं, रटना नहीं, अधिसंज्ञान या सामीकरण। तो अपनी सोच के बारे में जो सोच होती है वो होती है अधिसंज्ञान, खुद का संज्ञान। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। शिक्षकों को जेंडर तथस्थ भाषा का प्रयोग करना चाहिए और चर्चा करनी चाहिए कि जेंडर एक सामाजिक संरचना है। मतलब जो जेंडर से रिलेटेड है कि लड़का ये कर सकता है, लड़की ये कर सकती है, तो उसको करने के लिए चर्चा करनी चाहिए और सामाजिक संरचना के बताना चाहिए कि सामाजिक एक संरचना है, उसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए, जिससे किस चीज़ का बढ़ावा मिलेगा? जेंडर रूढ़िवादिता का या जेंडर भेदभाव का। देखो अगर हम किसी चीज़ को चर्चा करके उसको बताएंगे कि भाई ये वाली बात ऐसे नहीं ऐसे है, तो उससे रूढ़िवादिता तो है नहीं है, भेदभाव है नहीं है। ठीक है, अब जेंडर अनुरूपता भी नहीं, क्या है? जेंडर समता। मतलब हम ये चीज़ सिखा रहे हैं कि नहीं भाई, जो जिस तरीके से ये बोला जाता है कि लड़के ये कर सकते हैं, लड़कियां ये कर सकती हैं, जैसे बोला जाता है कि लड़के बाहर का काम कर सकते हैं, वो घर के मुखिया होते हैं, और लड़की सहनशीलता जो लड़कियों में सहनशीलता होती है वो सबको सहन कर सकती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो रूढ़िवादिता है,
जो हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। हमें क्या है, समता, जेंडर समता होनी चाहिए कि नहीं, सब कुछ सब कर सकते हैं। ये नहीं है कि मैं लड़के मैथ्स पढ़ेंगे लड़की बायोलॉजी पढ़ेंगी, नहीं, लड़का भी बायोलॉजी पढ़ सकता है और लड़की भी मैथ्स पढ़ सकती है। तो हमें चाहिए समता। तो ये समता कब आएगी, जब हम उस चीज़ को लेकर चर्चा करेंगे कि भाई ये वाली बात गलत है, ये वाली बात सही है, यूँ सही है, तर्क भी देंगे, तो इस चीज़ को बोलेंगे जेंडर समता। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आज हम बस इतना ही करेंगे 1 से लेकर 15 तक। नेक्स्ट वीडियो में हम 16 से लेकर 30 तक करेंगे। थैंक यू।